यानी वक्त हो गया है इस समय मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी संविधान के दायरे में जो बड़ी बहस हम आपके लिए लेकर आते हैं, कसम संविधान की का। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा था। उसे रखना और उसके बाद हटाना ये भी भारत सरकार का ही मैटर है। तो सारे मसले जब भारत के हैं तो सोचने वाली बात है कि इसमें पाकिस्तान का क्या काम है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कश्मीर की बात की जाती है, पाकिस्तान से बात करो की आवाज गूंजने लगती है। यही है हमारा आज का बहस का मुद्दा कि कश्मीर में पाकिस्तान का क्या काम है। और ये जितना शोर पाकिस्तान से कश्मीर पर बात करने के लिए मचता है, उतना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर बात करने के लिए क्यों नहीं होता। यही सवाल हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। आपके लिए आज ये जानना और समझना जरूरी कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, किस तरह से सियासी वार पलटवार हुआ। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के रास्ते में पाकिस्तान दुश्मन है या फिर सियासी जरूरत है। आज ये सवाल उठा। क्यों उठा? क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती की लाइन रही है हमेशा से। वो कहती हैं कि पाकिस्तान से बात करो। कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होने जा रही है। बात वो करेंगे और बात होगी, लेकिन किससे होगी? सीधे कश्मीरियों से वो बात करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती को यह साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि कश्मीर में पाकिस्तान वाला पुल नहीं चाहिए, ना ही वो पाकिस्तान को पुल बनाने जा रहे हैं। कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने हैं, परिसीमन का काम फाइनल फेज में है। अमित शाह के इस दौरे को इलेक्शन काउंटडाउन भी माना जा रहा है। ऐसे में उन्होंने आज फिर अपने सियासी विरोधियों पर कई हमले किए। अमित शाह ने 370 हटाने के बाद हुए विकास पर बात की, मोदी मॉडल का जिक्र किया और गुपकार मॉडल पर वार किया। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, अब टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर की हालत और खराब हुई है। अमित शाह ने पुलवामा हमले के लिए भी एक तरह से गुपकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो उधर से जवाब आया उमर अब्दुल्ला की तरफ से। उन्होंने पूछा कि गुपकार में इतना ही खोट था तो फिर उसके नेताओं को दिल्ली बात करने के लिए क्यों बुलाते थे। इसी वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बताते हैं ये बहस आप क्यों देख रहे हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को ये बड़ा झटका आप कह सकते हैं। कश्मीर पर भारत का पाकिस्तान से बातचीत से इसे इंकार मानिए। पाकिस्तान से बात नहीं होगी, कश्मीरियों से बात होगी, ये कह रहे हैं अमित शाह। और साथ ही ये आरोप लगा रहे हैं गुपकार पर कि आतंक का साथ दिया है गुपकार ने। युवाओं के हाथों में बंदूक और पत्थर थमाने के आरोप लगे गुपकार पर, जिस पर गुपकार की तरफ से जवाब भी आया कि ये सारे आरोप महज पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी, मैं चाहता हूं आपसे। कश्मीर के लोगों ने टास्क फोर्स देखा, पोटा देखा, इखवानियों का राज देखा, मारदार देखी, सब कुछ तो किया। इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की। कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं इनको जरा संभाल कर रखिए। इस मसले को हल करना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर को तो कई खास
मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ हैं, मतीन हैदर हमारे साथ, PMLN से इरशाद अहमद हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर फारूक इंकलाबी PDP का पक्ष रखने के लिए और थोड़ी देर बाद शहजाद अनवर फारूकी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये साफ कर दिया और ख़ास तौर पर फारूक इंकलाबी आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी, और जो सीमा पार बैठे हैं जिन्हें लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडा को पिच करते हैं कि भारत से बात करना चाहता है पाकिस्तान, आज उन्हें ज़ोरदार झटका होम मिनिस्टर ने दिया है। कैसे, देखिए। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनिए। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो फारूक इंकलाबी, आप ही के लिए जवाब है। महबूबा मुफ्ती रोज राग अलापती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। होम मिनिस्टर ने साफ कर दिया कोई बात नहीं पाकिस्तान से। देखिए, ये होम मिनिस्टर साहब जो है वही बता सकते हैं कि वो क्यों बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोशिश की है और आज भी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को इक्तिसादी तौर पे, सकाफती तौर पे और सियासी तौर पे तबाह किया जाए, और अपनी पॉलिसी पर इस वक्त भी अमल पैरा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी दुनिया में पहचान है, उस पहचान को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और यहाँ पे नागपुर डिजाइन जो है उसके तहत जो है पूरे तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज जब अमित शाह साहब कश्मीर रैली में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। या वो ये बात कहते थे कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दीगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी मजबूरी है कि उनकी सियासी मजबूरी है पाकिस्तान का जो राग उलापते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सियासी मजबूरी है। उनका भारतीय जनता पार्टी की सियासी मजबूरी आज है। भारतीय जनता पार्टी की सियासी मजबूरी तब नहीं थी जब आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सत्ता का भोग कर रहे थे, सत्ता का सुख ले रहे थे, तब आप लोगों की आपस में कोई मजबूरी नहीं थी। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आरजू काजमी आपका। होम मिनिस्टर साफ कह रहे हैं इंडिया के कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी, हमें बात करनी है, हम तो कश्मीर की आवाम से करेंगे। देखिए, बिल्कुल कश्मीर की आवाम से बात होनी चाहिए कि आखिर कश्मीर जिनकी ज़मीन है वो लोग क्या चाहते हैं। लेकिन आप बीच में से पाकिस्तान को निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों से दोनों कंट्रीज़ में एक यही डिस्प्यूट रहा है, इसी बात का झगड़ा रहा है। तो हम ये कैसे मान लें कि पाकिस्तान से बात किए बगैर इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। पाकिस्तान के साथ आपको बैठना पड़ेगा, या आपकी मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात किए बगैर गुजारा होगा नहीं। सिर्फ कश्मीर के लोगों से बात करके अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती तो बहुत साल पहले हो चुकी होती। नहीं, आप ये कह रहे हैं, आपके पास 30 सेकंड्स और है, आप और अगर अपना 1 मिनट में से इन बचे हुए 30 सेकंड्स का इस्तेमाल करना चाहें तो बात पूरी कर सकती हैं। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है, हिंदुस्तान की भी रही है कश्मीर को लेकर, और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान से बात किए बगैर भारत अपने तौर पे डिसाइड कर सकता है कि कश्मीर का क्या करना है। क्योंकि जाहिर अगर कश्मीर के लोगों से बात करके आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो कई साल पहले हो गया होता। लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, अब सही या गलत वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल हमारे पास कश्मीर का एक हिस्सा है। और उसके ऊपर जब आप लोग बात करते हैं कि आप लोग वो हिस्सा ले लेंगे आज़ाद कश्मीर को, तो उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि नहीं जी पाकिस्तान से तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भारत को, तो ये गलत होगा। मेरे ख्याल से आपके मिनिस्टर कुछ ज़्यादा कह गए हैं और उनको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ठीक है। जल्दी से SK दत्ता हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपने सुना आरजू काजमी कह रही हैं, चलिए आपका जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, लेकिन POK आपको भारत में लाना है, तब तो आपको पाकिस्तान से ही POK छुड़ाएंगे ना, उसी के कब्जे में है, अवैध कब्जे में। SK दत्ता सवाल यही है, अभी आपने सुना आरजू काजमी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर आपको POK लेना है जो कि भारत का है, तब तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी।
पाकिस्तान से बात करने की क्या आवश्यकता है उसके लिए? पीएके को लेने के लिए, पाक एंड स्लेव कश्मीर जिसको मैं कहता हूँ, और गिलगित बल्टिस्तान को लेने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया और बहुत सारा माध्यम हो सकता है। बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है इस पे। देयर आर मेनी अदर वेज आउट, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से किया जा सकता है। हमें बहुत बार मौका मिला था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को लेने का। वो देश के राजनीति के चूक के चलते और डिप्लोमेसी के चूक के चलते वो चीज हम लोग नहीं कर पाए। नहीं तो 65 में भी कर सकते थे, 71 में भी कर सकते थे, 48 में भी कर सकते थे। उस समय के प्रधानमंत्रियों की गलती थी जिसके चलते पाक एंड स्लेव कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को नहीं ले पाए। दोबारा अगर पाकिस्तान गंदगी अगर फैलाने की करता है जो पाकिस्तान के फितरत में है, तो इस बार तो हम लोग चूकेंगे नहीं, और इस बार तो हमें पता है कि कैसे लेना है वापस। ठीक है, आप कह रहे हैं इस बार भारत पीछे हटेगा नहीं। आपके पास 7 सेकंड और है, लेकिन मैं अब तारिक फतेह का कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ। तारिक फतेह, यहाँ पर 2 लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, होम मिनिस्टर साफ कह रहे हैं पाकिस्तान से बात क्यों करूंगा, बात करूंगा कश्मीर की आवाम से। और दूसरी तरफ अभी आपने आरजू काज़मी को भी सुना, उन्होंने कहा पीओके लेना है तो पाकिस्तान से डील करना होगा। फिर अगर पीओके को लेना हो तो पाकिस्तान से बात तो नहीं करनी पड़ेगी, वो तो कारगिल के मौके पे भी लिया जा सकता था। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसकी हिंदुस्तान की कमजोरी भी है कि वो एक मौका छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड समझे बगैर हम इस मामले को नहीं समझ सकते कि पार्टीशन के वक्त जो स्टेट्स ने अपने आप को, जिनको हक था टू जॉइन वन और द अदर रिपब्लिक्स डोमिनियंस दैट वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसमें द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर authorized the entry of that state into the Republic of India. उसके बाद पाकिस्तान ने एक इलेजिटिमेट और एक इन्वेजन की कश्मीर की, जो हिस्सा उनके पास है, जो जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बट इट इज़ हार्डली एनीथिंग आज़ाद ना। वहाँ बल्तिस्तान, गिलगित, वो इलाका जो है वो एक कैप्टन ब्राउन ने उठा के पेपर पे साइन करके दे दिया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान हमें आ गया। If I was in India, I would call Pakistan's bluff and say कि चलो वो जो UN Security Council resolution है, let's adopt it, क्योंकि उसमें पहली चीज ये है कि हर वो शख्स जो अगस्त 14, 1947 में पाकिस्तान के सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में था, they have to take, including the troops of China and the prison system that China has built inside Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट इरशाद अहमद आपका। तारिक फतेह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपने ही जाल में फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। मतलब एक तारिक फतेह साहब, एक साहब और अभी बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। अंधे का ख्वाब देखना, अंधा से देख सकता है ख्वाब लेकिन देख कुछ नहीं सकता, बेचारा ख्वाब देख सकता है। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर की आवाम से बात करेंगे। मैं तो कहता हूं कश्मीर की आवाम को सिर्फ आजाद करके देखें, वहां सिर्फ एक ही नारा बुलंद होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये याद रखिए, और मैं हमेशा ये कहता हूं और आप मानते नहीं हो उस बात को। आप कश्मीरी आवाम को सिर्फ और सिर्फ आजादी दीजिए वहां, फिर वो आपको बताएंगे कि वो कहां जाना चाहते हैं, किसके साथ बैठना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसके साथ वो खड़ा होना चाहते हैं। आपके अमित शाह साहब वो पीओके की बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं आपके मकबूजा कश्मीर की जिसमें जुल्म डाल रहे हैं आप लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी बात कीजिए आप। आजाद कश्मीर आजाद है, उसमें आजाद लोग हैं, उसमें कश्मीरी आजाद है, उसमें इतनी जिंदगी उनकी पुरसकून है जितनी की दोजख बनाई हुई है। वो कौन है जो नारा लगाते हैं? सुनिए तो, वो नारा लगाने वाले कौन है? वो नारा लगाने वाले कौन है? कौन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ना वो नारा लगाने वाले कौन है? कश्मीर में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो कौन है? सुन लीजिए, मुझे नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि मैं हक की बात करूंगा, मुझे आप इरशाद अहमद, ये कौन है जो यूएन के मंच पर जाकर पाकिस्तान को एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे हैं? वो कौन है? नहीं, उन्हें आप कश्मीरी नहीं बताएंगे ना, उनका कश्मीर से कनेक्शन नहीं मानेंगे आप। इरशाद अहमद, नॉन स्टॉप बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता है। सच बोलने से अच्छा, आपके सच पर दुनिया भरोसा करेगी? आपके सच पर वो कंट्री जिसे एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था,
वो कंट्री जिसने लगातार दिखावा किया, धकोसले किए, नहीं नहीं हम टेरर पर एक्शन ले रहे हैं, ओसामा बिन लादेन जहां मिला था उस पर भरोसा करेंगे। हाँ, यूएन में ग्लोबल जब भी ग्लोबली डेजिग्नेट कराने की कवायद होती है टेररिस्ट को, तो सबसे बड़ी शील्ड कौन है? इरशाद अहमद। उस पर भरोसा करेंगे, उस पर भरोसा करती है दुनिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अंधे को सपना देखना है तो देख ले सर। अब दिक्कत यह है कि जिसे आप अंधा बता रहे थे वो तो अंधा नहीं, तो खुली आंखों से सपना देख रहा है। आप सोच लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। अब आपके सामने ये चैलेंज है। मतीन हैदर, मतीन हैदर, एक कमेंट आपका। जी, मैं आरज़ू काज़मी के इस नुक्ते से इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आप कश्मीर के लोगों से जरूर बात करें, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान फरीक हैं, और ये आज से नहीं 1947 से अब तक जितनी करारदादें आ चुकी, सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक हैं। ये अमित शाह जाके पाकिस्तान को खारिज क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरियों की सतह पे 20 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, अगरचे कि आजकल मुज़ाकरात जो हैं वो मुअत्तल हैं, लेकिन वो कश्मीरी अवाम से जरूर बात करें, दैट इज ऑल्सो वेरी कंसर्न। लेकिन पाकिस्तान को शामिल किए बगैर, पाकिस्तान में कश्मीरी लीडरशिप को शामिल किए बगैर कश्मीर के मुद्दे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हिंदुस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, मुअत्तदशुदा मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल करने चाहिए। कश्मीर का मसला सिर्फ फहरिस्त मुज़ाकरात में हो, ना कि टेररिज्म। टेररिज्म हिंदुस्तान कर रहा है, ना कि पाकिस्तान कर रहा है। न्यूट्रली हमें किसी को प्रोवोक नहीं करना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुज़ाकरात की मेज पे बैठे और इसका हल तय करें, उसके बगैर कोई हल नहीं। नहीं, लेकिन आप एक बात तो बताएं, पाकिस्तान, अच्छा एक बात बताएं, आपके घर में डिस्प्यूट है तो आप पड़ोसी को बुलाते हैं क्या? आपका पड़ोसी आपके घर पे अवैध कब्जा कर ले एक फ्लोर पे, तो आप जाएंगे पड़ोसी को बुलाने, भाई पड़ोसी को मनाने, ना खाली करो खाली करो खाली करो, उसको समझ नहीं आ रहा, आप कितनी देर तक उसको मनाने जाएंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए आप इसको, ये हमारा बायलैटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान का, और बीच में तो कश्मीरी है। ये तो आप कह रहे हैं बायलैटरल, तो आप कह रहे हैं इंडिया तो कह रहा है जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है इंडिया का, जिस पर आप कब्जा करे बैठे हैं, पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है, वो तो भारत का है। भारत का कहां से हो गया? हाँ। भारत बताइए, भारत का कहां से हो गया? अच्छा, तो किसका है? 1947 में तकसीम का फॉर्मूला था, बताइए। नहीं, किसका है आपके हिसाब से? आप चाइना का है क्या? जो चाइनीज फोर्सेस को वहां पर घुसपैठ करा दी है, उनका है? बस कश्मीरियों का राग सिर्फ इतना रहता है, मतीन हैदर ने बता दिया। कितनी जल्दी वो जो कब्जे वाली फीलिंग थी उसने कंट्रोल किया। अब कश्मीरी रह गए पीछे, अब कश्मीरी रह गए कहीं पीछे, और किसका हो गया? पाकिस्तान का। बस इतना, यही एक्सपोज करना था मुझे, इतना ही एक्सपोज करना था मुझे, इतना ही एक्सपोज करना था। फारूक इंकलाबी, यही एक्सपोज करना था। इनसे बात कीजिए, आप इनसे बात कीजिए। मैं बिल्कुल मैं बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, वो चाहे पीओके की जम्मू कश्मीर के अवाम है या हमारे इस पार की गिलगित बल्तिस्तान, जो भी जितना भी हमारा इलाका है, कश्मीरी अवाम को इन लोगों ने फुटबॉल समझ के रखा है। यहाँ से किक लगाओ तो वहां दूसरी जगह से किक आएगी तो इस तरफ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों ममालिक के हुक्मरानों को बैठ करके, वहां के जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, और जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हमारी अवाम की बात करनी चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। इस तरीके का जो पिछले कई सालों से, 70-80 सालों से खून खराबा चलता आ रहा है, इसको इस वक्त बंद कर देना चाहिए। आज भी हमारी रियासत के कई नौजवान, कई सियासी लीडरशिप जो है वो हमारी रियासत से बाहर कई जेलों में बंद है और खामखा में बंद है। उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं किया, जो कि आपका टॉपिक था। अमित शाह साहब ने जिस तरीके के साथ कहा था,
देखिए, मैं आपको, इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जेल में है, और उनके साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मामले। सुनिए, आप ना अब जिन पर मामले हैं उन्हें मिक्सअप करने की कोशिश मत कीजिए, तथ्यों पर रहिए। यहाँ पर तथ्यों पर रहिए। महबूबा मुफ्ती कहाँ है? महबूबा मुफ्ती जेल में है। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। महबूबा मुफ्ती जेल में बैठी है, एक के बाद एक। कितने ट्वीट्स थे महबूबा मुफ्ती के? ट्वीट्स हो तो जरा ट्वीट्स दिखाएं जरा। महबूबा मुफ्ती, इनके हिसाब से जुल्म हो रहा है कश्मीर में, और महबूबा मुफ्ती एक के बाद एक होम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रही हैं, ट्वीट किए जा रही हैं एक के बाद एक, और ये उन पे जुल्म हो रहा है। और वैसे ये जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, इनमें से शायद कुछ को ये शिकायत रहती है अक्सर कि इंटरनेट काम नहीं करता। महबूबा मुफ्ती का इंटरनेट एकदम पूरी स्पीड के साथ, फुल स्पीड के साथ काम करता है, और एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किया आज अपनी सियासत को चमकाने के लिए। फारूक इंकलाबी ऐसे ही जेल में बंद है सब। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती को आप इंटरनेट की, जहां तक आप बात कह रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती को कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने नहीं देते हैं। उसको रोजाना हर तीसरे दिन उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं बल्कि पीडीपी के जितने भी लीडरशिप है कश्मीर में, रिपोर्ट चलाई थी, वो रिपोर्ट चलाइए जरा। इनको ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने देते। वो रैली जो होती है, आप उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी मानते हैं? नहीं, सुनिए, चैरिटी मानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट जरा डालिए, विंडो में रिपोर्ट डालिए। महबूबा मुफ्ती कहाँ बोल रही हैं? घर के कूचे में बोल रही हैं क्या? घर के आंगन से बोल रही थी? देखिए, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उनको हर तीसरे दिन ये फोटो कब की है? महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाती, तस्वीरें कब की हैं? क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? जवाब नहीं देना है, झूठ बोल रहा है, जवाब नहीं देना। ये महबूबा मुफ्ती के जो भाषण है, ये कितने टाइम पुराने भाषण है? महबूबा मुफ्ती नहीं बोलती है, महबूबा मुफ्ती नहीं बोलती है। महबूबा मुफ्ती ने कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं की। महबूबा मुफ्ती ने कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं की है। आपको यही नहीं पता कि आपकी नेता ने पब्लिक गैदरिंग की है पिछले 3 सालों में या नहीं की, और आप डिबेट कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए इसके दत्ता। मुझे तो हंसी आ रही है जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती तो हाउस अरेस्ट में है और कोई पॉलिटिकल रैली भी नहीं कर पाते, ट्वीट भी नहीं कर पाते। महबूबा मुफ्ती की जो ट्विटर हैंडल जिस तरह से तेजी से चलता है, मुझे तो लगता है कि 5G भी नहीं, शायद 6G, जो शायद अब अगले 50 साल बाद आएगा, उस हिसाब से शायद इन्होंने जोड़ दिया है और इतना तेजी से ट्वीट करते हैं। जहां बात आती है इनके पॉलिटिकल रैलीज की, अगर श्रीनगर में या फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्रांतों में अगर महबूबा मुफ्ती अगर रैली नहीं करते तो कहां पे कर रहे हैं? मंगल ग्रह पे कर रहे हैं या फिर प्लूटो पे कर रहे हैं? किस जगह पे कर रहे हैं रैली अगर जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहे? मैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट को सुन रहा था, कह रहा था कि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है। अरे जनाब, ये आपका बलूचिस्तान आपका हिस्सा है क्या? सिंध आपका हिस्सा है? जबरन कब्जा 1949 में बलूचिस्तान पे ऐसे नवाब के कलाट के सर पे बंदूक रख के आप लोगों ने जबरन कब्जा किया था बलूचिस्तान पे। कहां से बलूचिस्तान आपका हिस्सा हो गया? बलूचिस्तान तो आजाद इरशाद अहमद। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए। आप मुझे 1 मिनट सुनिए। जैसे मैंने दत्ता साहब को भी सुना, सबको सुना, मुझे बोलिए मत बीच में। ये अभी बात कर रहे थे मेरे दोस्त फारूक साहब, वो ये कहते महबूबा मुफ्ती साहबा को हाउस अरेस्ट किया जाता है, और वाकई किया जाता है उन्हें बार बार। अब आप कह रही हैं कि जो उनका ट्विटर चल रहा है, उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो ये देखिए कि कुछ दिन के लिए आपने उनको रिलीज किया होगा, क्योंकि अब आपने वहां इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन से पहले आप कोशिश ये करते हैं कि कुछ दिन के लिए इनको आजाद कीजिए। मैं कह रहा हूं कि कश्मीरी अवाम को सिर्फ भरपूर आजादी दीजिए, फिर देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज की। और फिर ये दूसरी बात कर रहे हैं कश्मीर और बलूचिस्तान की। दत्ता साहब की तरह नहीं है, जरा होश के नाखून ले लें। एक कदम मेरे कश्मीर की तरफ, मेरे उधर बलूचिस्तान की तरफ बढ़ाइए। तो दत्ता साहब, आपका कश्मीर कहाँ से हो गया भाई? मेरे कश्मीर की तरफ कश्मीर आपका कब से हो गया भाई? कश्मीर आपका कब से हो गया? कब्जा कर रखा है आपने। कश्मीरी पाकिस्तानी है, कब्जा कर रखा है। वहाँ की तस्वीरें देखनी चाहिए आपको। फौज किस तरह से जाब्ती करती है वहाँ, लगातार वीडियोस आए हैं, लगातार नारेबाजी हुई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। अपना कश्मीर बता रहे हैं आप, अपना कश्मीर बता रहे हैं उसे, जहाँ आपके खिलाफ रोज झंडा बुलंद होता है, रोज नारेबाजी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, यूएन के मंच पर जाकर जो जाती हुई है वो बयान करते हैं
कश्मीरी, और आप ये कहते हैं वो कश्मीर आपका है। कश्मीर बनेगा, क्या गलतफहमी हो गई है आपको? इंशाल्लाह कश्मीर होगा, क्या गलतफहमी हो गई है? कश्मीर होगा, वो दिन नहीं आएगा, देखते रहिए, ख्वाब देखिए, सुनिए, सारे ख्वाब सच नहीं होते, देखते रहिए, देखते रहिए। अब जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, तारिक फतेह से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, तारिक फतेह से जवाब ले लीजिए। इतना सुनिए, आप एक बार ध्यान से सुनिए, आपका जवाब तब लेंगे जब आप तथ्यों पर रहेंगे। आप तथ्यों पर रहेंगे तो जवाब लेंगे, पर आप तथ्यों को छोड़कर सब कुछ मेरा 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 करेंगे तो सर बात नहीं हो पाएगी। फिर बात मुश्किल है। तथ्यों पर रहिए, तारिक फतेह। देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं कि मेरा कश्मीर, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, इट इज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम इस्लामाबाद। जो इनका मुजफ्फराबाद में जो लोग इलेक्ट होते हैं, उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब से, इस्लामाबाद से वहां मुतय्यन किया जाता है, उसकी बोलबाली होती है। आप मुझे बताइए कि पूरा ये जो POK है या आजाद कश्मीर है, इसमें कोई शख्स कश्मीरी जबान बोलता है क्या, या आपने खत्म कर दी? आपने 70 इयर्स में यू वाइप्ड आउट द कश्मीरी लैंग्वेज फ्रॉम ऑल ऑफ POK। किसकी क्या वजह है? कैसे हो गया ये एकदम से कि पूरा कश्मीर के अंदर यू वाइप्ड आउट द कल्चर, द लैंग्वेज, द कस्टम, एवरीथिंग। दूसरी बात, जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट है, जो कहता है कि इस्लामाबाद से हमारी जान छुड़ाओ, जो एग्जाइल में बैठे हुए यहाँ कश्मीर के लोग यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में, तो जिनको मैं जानता हूं, जो लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते। ये इनको गलत फहमी है। ये पंजाबी और आपके बिहार और यूपी के जो मुसलमान पाकिस्तान आए थे, उनका माफिया, ये समझते हैं बलूचिस्तान भी हमारी खेती है। ये पख्तून जो हैं, ये तो वैसे ही अंडर डेवलप्ड दिमाग नहीं होता। ये सिंधी कहां से आ गए हमारी जान को? दे कंसिडर दीज प्लेसेस एज द कॉलोनीज। जब तक पठान के बारे में आप बात कर रहे हैं, पठान आपको अगर दिमाग नहीं भी है, फिर भी आपको फाड़ के रख देगा। एक सेकंड, इरशाद अहमद, ये किस तरह की भाषा है? आप धमकाने क्यों लगते हैं? जब तर्क खत्म हो जाते तो आप धमकी पर आ जाते हैं। धमकाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं जिसे 150 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है। इरशाद साहब, ये आप ही के मुल्क के लिए बैड है, ये आपके अपने ही मुल्क के लिए खराब है सर। सुनिए, देश का नाम रोशन नहीं कर पा रहे, कम से कम बिल्कुल ही मिट्टी में तो मत मिला दीजिए। पहले ही बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह की भाषा के इस्तेमाल की तो बात की जाती है, इसी तरह जातियों की बात की जाती है। आप तो डिबेट में बैठकर तारिक फतेह को धमका रहे हैं। मत डराइए उन्हें, बहुत डर गए वो। चलिए कोई बात नहीं, वो बहुत डर गए, बहुत डर गए, वो इतना डर गए कि वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है, मतीन हैदर जी। तारिक फतेह साहब को पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, इन्हें ये नहीं पता कि आजाद कश्मीर में भी कश्मीरी जुबान और अदब की बाकायदा अकेडमी है, जुबान वहां बोली जाती है। बड़ी तादाद में लोग ओरिजिनल कश्मीरी मकबूजा कश्मीर पे सेटल है। और हमारे जिस चैनलिस्ट ने ये कहा कि सिंध और बलूचिस्तान पे कब्जा है, भाई कौन सा कब्जा है? सिंध और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब जूनागढ़ का जवाब दीजिए, जूनागढ़ के ऊपर आपने क्या किया? हैदराबाद के ऊपर आपने क्या किया? आपने जम्मू और कश्मीर के ऊपर आपने क्या किया? सिंध और बलूचिस्तान बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? जो बलूच एक्टिविस्ट डिसअपीयर होते जा रहे हैं, इसके बाद एक गायब हो रहे हैं। आपकी फोर्सेस को वहां पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जो भारत वाला जम्मू कश्मीर है, भारत का जम्मू कश्मीर है, जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, जिसे दुनिया POK कहती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है जिसे, उस पर तो बोलिए, सिंध पर तो बोलिए। यही सवाल आपको जूनागढ़ याद आ रहा है, घर में आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको जूनागढ़ याद आ रहा है। पहले घर तो संभाल लीजिए, घर तो संभाल लीजिए। इस तरीके से तारिक फतेह का मरिया क्या वहां पे स्टेट व्यूज को जिस तरीके से है अदिति के, दे डोंट रीड। ये पाकिस्तान में मैंने बार बार बताया आपको कि 100-200 किताब बिक जाती तो बेस्ट सेलर होती है। ये बिल्कुल, यानी कि इनमें से किसी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का नहीं पता कि उसमें लिखा क्या। अगर आज इंडियन सरकार कहती है कि यस लेट्स गो विद इट, ये सब खत्म हो जाएंगे। देयर विल बी नॉट वन पर्सन लेफ्ट टू टेक अप द पाकिस्तान कॉज, बिकॉज वो रेजोल्यूशन कहता है ये सारे पाकिस्तानी पहले हटें POK से।
फिर वो कहता है सेकंड स्टेप में इंडियन आर्मी विड्रॉ करे, लेकिन श्रीनगर के अंदर वो रहे टू कंट्रोल द सिक्योरिटी। तब यूनाइटेड नेशंस के आएंगे एंड देन आपकी क्या चाइना की जो 1 लाख फौज बैठी हुई है वो कहां जाएगी? उसको निकालेंगे आप? जो आपने सोमालिया और पता नहीं कहां से मुजाहिदीन को पकड़ के पीओ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से। इरशाद अहमद जवाब ले लीजिए, ये क्या बता रहे हैं तारिक फतेह, ये क्या कह रहे हैं? तारिक फतेह साहब उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं इन्हें हमेशा कहता हूं कि आप अपनी लैंग्वेज पे गौर किया करें, आप बड़े तरीके से बोला करें। हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं चैनल पे बैठ करके आप किसी खान को या पाकिस्तान को बुरा कहें। तारिक फतेह साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े हैं, मुझे बुरा लगता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, लेकिन हमारे पठानों के धमकाता नहीं हूँ मैं, इनको सबक सिखाता हूँ कि आप मेरे पठान के बारे में, मेरे कश्मीर के बारे में, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और दूसरी धमकाते क्या उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज करते हैं ये हमेशा। दूसरी बात यह है कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरी आपसे कश्मीर आजाद करा लेंगे, और जो आजाद जम्मू कश्मीर है वो इंशाल्लाह वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। अगर वो उर्दू बोलते हैं तो उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हैं कि वो उनको हमारी जुबान भी अच्छी लगती है, वो पाकिस्तान में करते हैं पाकिस्तान को और मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। मैं जानती हूँ आपके स्टेट के लिए कहा जाता है स्टेट इन डिनायल, कोई बात नहीं। कश्मीर में 2 मॉडल है, एक मोदी मॉडल है, दूसरा गुपकार मॉडल है। मोदी जी ने विकास कराया और गुपकार ने पुलवामा कराया। ये होम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर ने आज क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दो मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या दिया? पुलवामा का अटैक करा, और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल झाजम बिछाकर यहां पर ला। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो आपने सुना किस तरह से होम मिनिस्टर 2 मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इरशाद अहमद बात तो यहाँ पर हो रही है कि पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ना है, वो जो कब्जे वाला कश्मीर है, अब वहां से पीछे हटना है। आप छोड़ना है, अगर पाकिस्तान को छोड़ना तो जवाब देने दें इनको। अरे पहले तो आप डिसाइड कीजिए, आप लोगों को लग रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। मैं करता हूँ, आप दोनों को ऐसा लग रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। मैं इरशाद अहमद से पूछ रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आपने बहुत कोशिश की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में भी। आप घुस बैठी हैं कभी अफगानिस्तान में, कभी मकबूजा कश्मीर में। आप इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि अवाम का भला हो, आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर के ताकि आप खित्ते में बदअमनी फैलाएं, वहां से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजें, अफगानिस्तान में भेजें, बलूचिस्तान में भेजें। देखें बलूचिस्तान में जितने भी धमाके हुए आपके लोग पकड़े गए, इसीलिए आपने तालिबान भेजा अफगानिस्तान। क्या सुने, इसीलिए आप पर आरोप लगते हैं आपने तालिबान भेजा अफगानिस्तान में, इसीलिए आपने मानवता दिखाते हुए तालिबान भेजा अफगानिस्तान में, ये आरोप आप पर लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मानवता थी ना तालिबान ये आपकी मानवता थी, इल्म हासिल करने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अफगानिस्तान में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, रो रहे हैं आज तक। आप मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कश्मीरियों ने कश्मीर आजाद कर लेना है। आपने अपने घर बैठ के रोना है, जैसे अभी अफगानिस्तान कितनी बार आए इरशाद अहमद? मैं कश्मीर कितनी बार आए इरशाद अहमद? मैं मकबूजा कश्मीर नहीं जा सका क्योंकि आप लोग हमें वीजा नहीं देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि आपको डर ये लगता है कि हम जाएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे, तालीम देंगे, हम उनको बताएंगे कि आजादी कितनी खूबसूरत चीज है। मॉडल तो आपने पेश कर ही दिया है कब्जे वाले कश्मीर में। उनको जेलों में, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सबतों में रखा हुआ है, उनके लोगों को मारते हैं, इज्तिमाई खबरें बनाते हैं, उनको मुसीबत में डाला हुआ है। अब कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? मेरी बहन, ये कौन सा अखबार पढ़ते हैं? फौज पढ़ाती है? आप सिर्फ ये पाकिस्तानी फौज जो अखबार पढ़ाती है वो पढ़ते हैं या एसआई वाला अखबार है? ये कौन सा अखबार है? चलिए मैं इसका नाम आरजू काजमी से पूछती हूँ। आरजू काजमी, ये तब से मैं सुन रही हूँ इरशाद अहमद मेरा कश्मीर मेरा कश्मीर, मैं बस यही जानना चाह रही थी, आप क्योंकि पाकिस्तान में आप रहती हैं, ये पीओके में जो नारे लगते हैं
और मैंने तो कई बार सुना है, और इसीलिए ये नारा जो है, क्योंकि कश्मीरी आवाम का नारा है तो इसलिए मुझे याद रहता है वहां पर, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये कश्मीर में स्वर्ग में रहने वाले लोग, पाकिस्तान के कब्जे के स्वर्ग में रहने वाले लोग ये आवाज क्यों बुलंद करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का राइट तो हर एक को है, और ये नारा सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि अक्सर बलूचिस्तान से भी आप सुन सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लोग डिबेट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग मैच्योर कब होंगे और कब इस बात को समझेंगे कि जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं वही बात ठीक है, और अगर पाकिस्तान उसके ऊपर जाता है कश्मीर को लेकर तो बिल्कुल हमें वो हिस्सा खाली करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भरोसा कौन करेगा भारत पे? भारत के ऊपर पाकिस्तान कभी भरोसा नहीं करेगा कि अगर हम निकल गए, ये बात मेरे शो में एक ब्रिगेडियर साहब भी आके कह चुके हैं कि हम अगर बाहर निकल गए तो इस बात का कौन जिम्मेदार होगा कि फिर भारत पूरे पे कब्जा नहीं कर लेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम टेबल टॉक करें, बैठें, बातचीत करें और बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। इसलिए कि बहुत टाइम से हो चुका, कई साल हम लड़ भी लिए, जंगें भी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई भी उसका हल नहीं निकला। तो अब ये कहना कि नहीं आप दोबारा से लड़ाई झगड़े से ही इसका कोई रिजल्ट निकलेगा या पाकिस्तान से कहेंगे कि निकल जाओ तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा एक सवाल है जी, आपका पड़ोसी आपके घर में रोज ग्रेनेड फेंके, बंदूक भिजवाए, आपके घर में आग लगाए, आपके सिविलियंस को अटैक करे, आपके फोर्सेस को अटैक करे, तो आपको लगता है इस माहौल में बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, इस माहौल में बात हो नहीं सकती, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को यहाँ से रोका जाए। यहाँ पे ऐसे बहुत से आप लोग जानते हैं कि कैंप्स हैं और लोग हैं जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, वो ये सब कुछ कर रहे थे। अब चाहे उनको पहले हमने ही ट्रेन किया हो, ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि वो हमारे ही बनाए हुए थे। अब मैं कहूँ कि नहीं, वो तो खुद ही निकल कर कहीं से आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। FATF एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, इसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है, और इस बात को मानने में मुझे कोई ऐसी नहीं है कि मैं ना मानूं, ये बिल्कुल फैक्ट है और उसमें से हमें निकलना है। इसी वजह से हम उन्हें रोक रहे हैं, चाहे उसका कोई भी रीजन आप समझ लीजिए। तो ये तो भारत के हक में जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का प्रेशर आ रहा है कि हमें इस चीज को रोकना पड़ रहा है, और हमें रोकना चाहिए, चाहे देर हो गई हो, लेकिन कभी तो हमें अकल आएगी। लेकिन आपने जिस तरीके से तथ्यों को रखा और सही कॉन्टेक्स्ट में रखा, इरशाद अहमद साहब, ये तो आरजू काज़मी आपको बता रही हैं, मैं तो पीओके ही कर रही हूँ। आपको इरशाद अहमद, आरजू काज़मी बता रही है बलूचिस्तान में भी आपकी फौज की शान में काफी कसीदे पढ़े जाते हैं। थोड़ा सा बोलने देना प्लीज मुझे। मैं ये कहूंगा आरजू बहन को अपनी कि ये जो पहले तो आपका सवाल का जवाब दूंगा मैं। टेक्नोलॉजी कंस्पायर्स, टेक्नोलॉजी ने भी साजिश कर दी पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर इरशाद अहमद की तो आवाज नहीं आ रही। मतीन हैदर, आपसे भी यही सवाल है। जी बोलिए, सवाल कीजिए। अभी आरजू काज़मी कह रही थी कि बलूचिस्तान में भी बहुत पाकिस्तानी फौज की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। जी देखिए, बलूचिस्तान में भी हिंदुस्तान गेम खेल रहा है, जो सीधे पढ़ रहे हैं वो वहां पे इंडिया है, पाकिस्तान का वो सूबा है, सिंध पाकिस्तान का सूबा है। अगर पाक फौज के खिलाफ सीधे पढ़ने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले, उनके पीछे आपकी राह है। अच्छा, उनके पीछे आपकी फंडिंग, मतलब आपकी सरकार और आपकी फौज इतनी नाकाम है कि भारत पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक, अभी कह रहे थे ना इरशाद अहमद, बढ़िया है। कुलभूषण यादव का आप जवाब देंगे, वो कौन था, पाकिस्तानी था या हिंदुस्तानी था? आप पहले डिसाइड कर लीजिए ना, पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सी लाइन लेनी है, आपको कौन सी लाइन लेनी है, ये क्लियर कीजिए अपने जहन। अभी थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान में कुछ हो नहीं रहा था, अब बलूचिस्तान में आपकी फौज को किस तरह से गालियां पड़ती हैं वो आप ही की जर्नलिस्ट ने टीवी पर बताया तो आपको बुरा लग गया सर। अब आपको कुलभूषण यादव याद आया तो आपको अजमल कसाब भी याद होगा सर, आपको तो उसामा बिन लादेन भी याद होगा, आपको हाफिज सईद भी याद होगा। जी बिल्कुल। पहले तो आपने ऑन ही नहीं किया, फिर जब पाकिस्तान ने सजा दे दी तो सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गए, उसके डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया वहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया क्या वहां पर? या भूल गए क्या? भूल गए ना इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया फिर उस केस में? अब वो नहीं बताएंगे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? वो बोलते हुए आपको डर लगेगा क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। जवाब ले लीजिए। एसके दत्ता पहले, उसके बाद तारिक फतेह। और बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो जो कब्जे वाला कश्मीर है ना, वो छोड़ने का वक्त आ गया है। आदिति जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि इनको मिर्ची लग जाती है जब सिंध की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, क्योंकि कब्जा किया हुआ जमीन है ना वो सब। और सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। अगले 5 साल के अंदर ये पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो जाएगा। FATF इनको ब्लैक लिस्ट से हटाना नहीं चाहते हैं। 4,500 रुपए 5 किलो आटा मैदा इनके मुल्क पे है, 1,600 रुपए टमाटर है, 750 रुपए बैंगन है। इस तरह की चीजें, सारी चीजें तो भारत ही करवा रहा है। ये तमाम जितने सारी चीजें हैं भारत करवा रहा है। दुनिया भर में भीख मांग रहे, कटोरा लेके कि 1 रुपए दान में दे दीजिए, 2 रुपए दान में दे दीजिए। किसी भूखमरी है पाकिस्तान में, दान तो दे दीजिए, पर रिटर्न में लश्कर तोयबा देंगे, हरकतुल अंसर देंगे, AK-47 देंगे। ये रिटर्न गिफ्ट में देंगे शुल्क के हिसाब से, जब इंटरेस्ट के साथ जब लोन लौटाना होगा। ये तो मानसिकता है पाकिस्तान की। ये सारी जवाब दे रहा हूं तो बहुत चुपती है इनको। मैं ये कह रहा हूँ जो दत्ता साहब फरमा रहे हैं भूखमरी है, दत्ता साहब पाकिस्तान तशरीफ लाइए। एक जन्नत बेनजीर टुकड़ा है दुनिया में पाकिस्तान। जितने आप लोग सड़कों पे सोते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि जितनी गुर्बत, जितनी भूखमरी आपके हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है, आप आए, ये दुनिया में एक जन्नत है, जन्नत। और दत्ता साहब जो 1,600 रुपए, पता नहीं कौन से टमाटर की बात कर रहे हैं, कोई गोल्ड का टमाटर जो 1,600 रुपए किलो मिल रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? तो इस जन्नत के साथ तो बहुत ज्यादती हो गई है इरशाद अहमद। इरशाद अहमद, इस जन्नत के साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है। इतनी ज्यादती हो रही है कि आवाम भी झंडा बुलंद कर रही है। FATF ग्रे लिस्ट में रख रहा है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपके प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं, जैसे किसी को फोन करो, सुन तो लीजिए इस जन्नत के बारे में। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इतना डरने लगी है इस जन्नत से कि आपके प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि किसी को अगर फोन कर लो ना, तो वो ये सोचता उधार तो नहीं मांग लेंगे। कहीं जाओ तो ये देखकर हमसे कन्नी काटी जाती है, हमसे दूर भागने लगते हैं देश कि कहीं उधार तो नहीं मांग लेंगे, भीख मांगने तो नहीं आ गए। ये तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं जन्नत के बारे में। और मैं आपसे अग्री करती हूँ एक बात पर, मैं आपसे अग्री करती हूँ इरशाद अहमद एक बात पर, जन्नत तो आप हैं, जन्नत तो आप बिल्कुल है। मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, आपकी बात से सहमति जता रही, सुनिए ध्यान से सर, सुनिए तो प्लीज हियर मी आउट फॉर 10 सेकेंड्स। जन्नत तो आप हैं सर, मैं इस बात पे हम दोनों सेम पेज पर हैं। अब बहुत बड़ी जन्नत है जी 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 जी, बहुत बड़ी जन्नत है। किसकी? आतंक और आतंकियों की, आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप की, आतंकी संगठनों की। आप बहुत बड़ी जन्नत है, बहुत बड़ी जन्नत। और वैसी जन्नत मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी मुल्क वो जन्नत अपने यहाँ चाहता है। कम से कम भारत तो बिल्कुल वो जन्नत नहीं चाहता है। भारत तो वो जन्नत बिल्कुल नहीं चाहता। तारिक फतेह, जितने आतंकी आपके आते थे अब नहीं आ सकते पाकिस्तान में। वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में आप हैं और आतंकी भारत भेजता था। आप लॉजिक तो देख लीजिए, FATF की ग्रे लिस्ट में आप हैं और आतंकी भारत भेजता था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तारिक फतेह, तारिक फतेह, आतंक की जन्नत तो है इनके पास। देखिए, ये मुझे खास तौर पे, मैं बलूचिस्तान पे, इट इज अ पर्सनल इशू विद मी। ये वो लोग हैं, नाम नहीं सुने होंगे आपने, जो खैर बख्श मरी, मीर गौस बख्श बिजिंजो, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, इन लोगों की सारी जिंदगी गुजर गई अंग्रेज के खिलाफ लड़ने में। और बाद में जब मार्च की 1948 में पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया, उनसे लड़ते हुए ये भूल गए कि 1958 से जंग आज़ादी चल रही है। ये जनरल शेरू मरी को भूल चुके हैं, जो जाके पनाह बाद में उसने इंडिया में ली, फिर वहां से रूस में जाके बैठे, जिनके साहबजादे अब वापस आए हैं। यानी हर वो शख्स जिसने सच बोला पाकिस्तान में, he has ended up in prison. I was 17 years old when I spent a year in prison. ये लोग सिवाय उसके कि टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, इनके सामने हर चीज का इस्लामिक जस्टिफिकेशन होता है, क्योंकि ये कहते हैं काफिरों का एजेंट जो है उसको गर्दन से काट दो।
सर तन से जुदा इन्हीं का नारा है ना। एक कमेंट में आरजू काजमी का लूंगी यहाँ पर। आप तो जिस तरीके से थ्रेट्स है और सिर्फ बॉर्डर पार से सिक्योरिटी वाइज नहीं, वो जो एक एक्सट्रीमिज्म की आप बात कर रहे हैं तारिक फतेह, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि दुनिया भर के लिहाज से। आरजू काजमी, थोड़ी देर पहले आपने बातचीत का जिक्र किया था, तब भी मैंने आपसे सवाल उठाया था कि जब तक घर में आपके घर में गन भेजी जाए, आपके घर में टेरर भेजा जाए, टेररिस्ट भेजी जाए, आपकी आवाम को टारगेट किया जाए, कहां बात हो सकती है? देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि इसके ऊपर अब जाके पाकिस्तान ने काम करना शुरू किया है। कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, बंद कर दिया गया है, चाहे वो हाफिज सईद हो या दिखाने के लिए सही, लेकिन ये कि कोशिश की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि जी हम इस तरह के लोगों को रोकेंगे। ये और बात है कि वो इतनी ज्यादा तादाद में बन चुके हैं जो ग्रुप्स बने थे। किया जा रहा है, आप खुद ये मान रही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए ये सारा ढोंग है? देखिए, बिल्कुल एफएटीएफ की वजह से सब कुछ किया जा रहा है, वरना हमने आज भी नहीं करना था। लेकिन ऑब्वियसली वहां से हमें प्रेशर है और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान कर रहा है, मगर कर रहा है, ये जरूर है कि कर रहा है उसके ऊपर काम। लेकिन मजबूरी भी है ना आरजू, मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है, मजबूरी है और ये ढोंग किया जा रहा है। और इसीलिए सवाल ये है आरजू कि कब तक करेगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद? क्या जिन एलिमेंट्स को आप कह रही हैं, आपका दावा है कि रिस्ट्रेन किया जा रहा है, क्या उसके बाद उन पर से जो कंट्रोल है वो हटा नहीं लिया जाएगा? क्या उन्हें अनलीश नहीं कर दिया जाएगा? ये वो सवाल रहेगा आरजू जो अब हम अगला डिस्कशन करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा, इसमें ना तो किसी को कोई शक था, ना है और ना ही होना चाहिए। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के आतंक के बेहिसाब जख्म झेले। ऐसे में सोचने की जरूरत उन लोगों को है जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं और आतंकियों की मौत पर आंसू बहाते हैं। सोचिएगा जरूर जो लोग खुद सियासी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कश्मीरियों पर उनका फोकस भी है? भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद नहीं रोकता है तब तक बातचीत मुमकिन नहीं है। ऐसे में सोचने की जरूरत तो पाकिस्तान को भी है, क्योंकि घर उनका भी जलता है जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। कसम संविधान के में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे जी न्यूज पर, आपको याद दिलाते हुए देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।